Thank you, Tejaswini ji, and thank you very much, Ambadas ji and Dr. Chincholkar for for inviting me and for guiding me through the whole process, and for the very wonderful introduction. So thank you very much, everyone. So when we talk about development, a lot of times it becomes very important that we talk in in our own language for development of our own societies, and I believe that there are things which I can communicate a bit better in in an Indian language, right? I don't understand, I can't speak. Well, I can speak only two languages, Hindi and English, and Urdu a bit. So I will try to speak in Hindi. Please let me know if you have any problems. I can switch over to English at any point of time. Okay? Hindi is okay, sir. Hindi is okay. Thank you, sir. So देखिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आप लोगों के साथ मिलके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जिस तरह से यूनेस्को डिफाइन करता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका मतलब ये, भाई देखिए, डेवलपमेंट तो एक चीज है, ठीक है, पर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो एक कि जो डेवलपमेंट है, इसको हम सस्टेन कर पाए, तो इस तरह से हम डेवलप करें कि आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनको, तो ये बड़े सीधे तरीके समझिए, तो ये है कि भाई हम इस तरह से डेवलप करें कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे वाली पीढ़ियों के ऑप्शंस हैं उनको कम ना करे, वो अपने निर्णय ले सकें। सो जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला मॉडल है कि आपने खूब सड़क बनाई, आपको पानी चाहिए सिंचाई के लिए, आपने खूब सारे कुएं खोदे, खूब सारा पानी का प्रयोग किया, परंतु उससे क्या हुआ कि जो अगली जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है कि आप इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करें, इस तरह से चीजें करें कि जो अगली पीढ़ियां हैं उनके, वो भी अपने निर्णय ले सकें, वो भी अपने को डेवलप कर सकें अपने हिसाब से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, जो दूसरी चीज है कि भाई जो 4 डायमेंशंस यूनेस्को ने उसके बारे में बोले हैं कि आपका एक तो है सोसाइटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज बदल रही है, आपका सोसाइटी बदल रहा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े फोकस का माध्यम बने, इंडिया में भी है कि आपका जो पानी है वो कैसे बचाया जाए, सोलर एनर्जी कैसे यूज किया जाए। पोल्यूशन जो है वो तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की डेट में। कल्चर की बात है भाई, कि कल्चर है, इकोनॉमी है। तो जैसे कल्चर में सोचिए कि भारत में कल्चरल जो फैक्टर्स थे उनमें कितने सारे इश्यूज हैं जो कि एड्रेस किए जा रहे हैं बहुत समय से। जैसे कि आप सोचिए कि महिलाओं की बराबरी का मुद्दा है, या अलग अलग जातियों की बराबरी का मुद्दा है, या जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी बराबरी का मुद्दा है। तो जो हमारे समाज में जो डिस्पैरिटी की समस्या है वो बड़ी समस्या है, पर और बहुत सारा काम भी हो रहा है, पर भाई हमारी जनसंख्या भी इतनी है कि वो काम की, मतलब आपका करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आते हैं जितना कि यूरोप के 4-5 छोटे मोटे देश मिला के उनकी जनसंख्या होगी, परंतु तब भी हमारे देश के हिसाब से वो आपको बहुत छोटा हिस्सा लगता है, और आपको लगता है कि अभी और बहुत दूर जाना है जब तक कि हम इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म न कर दें। तो भारत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही विषम टाइप के चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। जैसे मैं 70 के दशक में पैदा हुआ था, 70s में, लेट 70s में। तो
मैंने तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत बड़ा मुद्दा था, और जो भी लोग उस समय जो भी लोग थे जिनको याद होगा कि जो कम्युनिकेशन के माध्यम थे रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन मिडिल क्लास में धीमे धीमे आ रहा था उस समय। मुझे याद है भाई, मैं तो मिडिल क्लास में था, हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी, हमारे पिताजी इंजीनियर थे, तो ज्यादातर लोगों के पास जो टेलीविजन आना चालू हुआ, तो टेलीविजन भारत में था काफी समय से, और बड़े शहरों में कलर टेलीविजन भी शायद था शायद, बट हमारे घर में टेलीविजन आया 86 में। तो टेलीविजन के पहले रेडियो बहुत बड़ा माध्यम था, रेडियो और आपका न्यूज़पेपर्स हैं, तो बहुत सारी जो इश्यूज के बारे में बातें होती थी, और तो बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात होती थी उस समय। जैसे अब जिन लोगों को याद होगा तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उधर बड़ा हो रहा था, तो तो जैसे बहुओं को जलाया जाना, दहेज हत्याएं बहुत बड़ी समस्या थी। और उसमें मुझे लगता है कि 80 के दशक में दहेज हत्याओं को अखबारों में और रेडियो पे बहुत अच्छे से, बहुत फ्रीक्वेंटली कवर किया गया, और उसकी वजह से समाज में काफी चेतना जगी। भले ही ये समस्या पूरी तरीके से खत्म ना हुई, कानूनी तौर पे बहुत सारी चीजें हुई, जो सरकारी अधिकारी थे, जो पुलिस थी, उनको ये जो कानून थे उनको इन्फोर्स करने के लिए बहुत सी चेतावनी जगी कि भाई ये आपको करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो गलत बात। आपका जो जनसंख्या वाला था, जैसे मुझे याद है कि बड़े मतलब बहुत सारा इंटरटेनमेंट के माध्यम से आई चीजें, जैसे कि आपका बच्चे दो ही अच्छे, एक कैंपेन थी परिवार नियोजन वाली, उसमें बहुत सारे जो पॉपुलर गाने थे, पॉपुलर गाने हैं, पॉपुलर कहानियां हैं, उनके माध्यम से जनसंख्या कंट्रोल की बातें की गई थी। तो जैसे अब अच्छा, उस समय ये भी नहीं था कि भाई आप कि कोई चीज प्राइम टाइम पे है तो आप ये नहीं कर सकते। तो जैसे कि एक गाना था, बड़ा प्रसिद्ध गाना था बॉलीवुड में, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और अगर किसी को याद होगा तो वो जो गाना था वो कंडोम के प्रचार के लिए उसका प्रयोग किया गया। या जैसे आपका आपका एक गर्भ निरोधक गोलियां, उसके उसके गाने थे। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, 8 साल 10 साल के, तो पता लगा आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे गा रहे हैं कि बच्चों में खुशी के लिए, जीवन के सुख के लिए तुम भी अपनाओ आज माला डी माला डी माला डी। सो जो बात है वो ये बड़ी महत्वपूर्ण है समझने की, कि जो कम्युनिकेशन है वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप बहुत सारी बातें लोगों को सिखा सकते हैं, जो कि शायद और तरीकों से और फॉर्मल तरीकों से सिखाने में बड़ी समस्या हो सकती है। अब बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते थे, बहुत सारे रेडियो पे प्रोग्राम आते थे। अच्छा, उसी समय थोड़ा सा पहले हो रहा, 70 के दशक में, 60 और 70 के दशक में, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हो रहा था। और ये देखिए कि जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, कि किस तरह से कहानियों को, किस तरह से ओरल कल्चर को, जैसे गाने हैं, लोकगीत हैं, नाटक हैं, कथाएं हैं, उनको प्रयोग करके समाज को शिक्षाएं दी जाए, जो मॉरल साइंस टाइप की चीज होती है, उसमें दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आप रामायण या महाभारत को देख लीजिए, तो उसमें आपके भाई धार्मिक ग्रंथ हैं, पर बहुत सारे जो आपके कल्चरल संस्कारों की भी बात की गई है, कि भाई आप अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करें, या आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये जो कहानियां हैं, जो कहानी सुनाने की जो प्रथा है, वो भारत के कल्चर में सभी समाजों में, हम मतलब भारत जो है बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में,
आप सोचिए आप कि यूरोप के 2 गुनी जनसंख्या, 2 गुनी थोड़ी सी ज्यादा ही है, 2 गुनी से ज्यादा जनसंख्या के लोग हैं भारत। यूरोप और अमेरिका और कनाडा की आप जनसंख्या मिला लीजिए, तब भी भारत की जनसंख्या के आसपास पहुंचेंगे। सो इतने ज्यादा लोग, हम्म, इतनी ज्यादा भाषाएं, इतनी ज्यादा विविधता, तब भी हर कल्चर में आप देखेंगे कि लोक कथाओं का, लोक गीतों का, कहानियों का बड़ा चलन है। और उसकी वजह से जो नैरेटिव थे या जो कम्युनिकेशन नैरेटिव थे, वो हमारे समाज में लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़ी अच्छी तरीके से यूज किए गए। अच्छा, एक समस्या और भी थी भारत में, और अभी भी है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं थे। बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते थे। बहुत से लोगों के पास भाई जो आज के समय में भी वो समस्या है, जो डिजिटल डिवाइड वाली समस्या है, कि भाई ठीक है, आपका इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, पर हर किसी को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। किसी को इंटरनेट का एक्सेस है भी, तब भी इंटरनेट पे बहुत सारा जो कंटेंट है, बहुत सारा जो मटेरियल है, वो इंग्लिश में, उसको लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप इंग्लिश वाली वेबसाइट्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और बहुत सारी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर नंबर एक, कि जो ट्रांसलेशन के लिए जो करना होगा, वो स्किल जो है वो हर किसी में नहीं है। और जो ट्रांसलेशन है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो जो आपका बेसिकली जो एक साक्षरता और निरक्षरता, उसके बीच में जो डिवाइड है वो बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पुराने समय में, और हमेशा से ही रहा है कि जो आपका अखबार पढ़ने का, भाई मान लीजिए आपने अखबार में सारी जानकारी निकल गई, पर अब हर कोई तो अखबार पढ़ नहीं सकता। भाई गरीबी और निरक्षरता बहुत बड़ी समस्या रही है भारत के लिए, अभी भी है। तो उसमें जो अखबार में अगर आप प्रयोग करेंगे, तब फिर हर किसी तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। परंतु अगर आप जन भाषाओं के साथ बातें बढ़ाएंगे, कहानियों में डालेंगे शिक्षाएं, गीतों में डालेंगे शिक्षाएं, जिनको लोग गाते हैं अपने अवसरों पे, अपने अपने बहुत सारे जश्नों पे, बहुत सारे फॉर्मल इनफॉर्मल ओकेजन्स पे, देन लोगों में बातें थोड़ा दूर दूर तक पहुंच सकती हैं। तो ये जो एक आइडिया था कि जो इंटरटेनमेंट और जो अलिखित माध्यम, जो माध्यम जिनमें लिखाई या पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उनका प्रयोग करना, वो भारत में हमेशा से ही था। अच्छा, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब मास कम्युनिकेशन आपका बड़ा होता है, तब आपका ये समझ लीजिए 50s 60s के समय में वेस्टर्न कंट्रीज में भी टेलीविजन काफी बड़ा हुआ। तो उसके बाद फिर एक चीज समझ में आई कि बहुत सारे लोगों को एक साथ सेम कंटेंट आप पहुंचा सकते हैं, और खास तौर से अगर आपके पास रेडियो या टेलीविजन, तो रेडियो या टेलीविजन से जो आपका साक्षरता वाली समस्या है वो दूर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि भाई आप गाने, कहानियां, कविताएं, नाटक, बहुत सारी चीजें अब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इसको जो रेडियो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या इलेक्ट्रॉनिक मास मीडियम को यूज करने की जो क्षमता का, जो उसका पोटेंशियल देखा गया, उसका जो यूज किया गया लोगों को सिखाने में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स को अटेन करने के लिए, उसको बोला गया इंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट एजुकेशन या एडुटेनमेंट या इंफोटेनमेंट। अच्छा, कुछ देशों में बहुत पहले से इसके ऊपर काम चल रहा था। जैसे कि हमारे ख्याल से इंग्लैंड में एक सीरीज थी, एक रेडियो सीरीज थी, उसका नाम था आर्चर। तो वो 1950 या 60 के दशक से, वो अभी तक अब शायद वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो गई, बट वो बहुत लंबे समय चली।
तो उसमें क्या था कि एक गांव का एक परिवार है, वो किस तरह की समस्याएं झेल रहा है या किस तरह के सॉल्यूशंस वो लोग निकालते हैं। तो जैसे जब लोगों को बात करनी होती थी कि भाई नए तरीकों के बीजों की बात की जाए या नए तरीकों के इरिगेशन की बात की जाए, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे नहीं यूज करने हैं, उसकी बात की जाए, तो उसके ऊपर वो लोग प्रोग्राम बनाते थे। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम था जिसका नाम है सिंपला मांते मरिया। सिंपला मांते मरिया हमारे ख्याल से 60 या 70 के दशक में ये पेरू में हुआ। अच्छा, पेरू क्या था, वो डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत हद तक जो समस्याएं विकासशील देशों की होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की, जो अपने यहाँ भी हैं, भारत में भी उसी तरह का समाज पेरू का भी था। तो उसमें सिंपला मांते मरिया में एक कहानी बताई गई कि एक गांव की लड़की है, ठीक है, वो शहर आती है। अच्छा, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो घरों में वो घरों में काम करती है। अच्छा, घरों में काम करते करते धीमे धीमे वो, अच्छा, उसके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है, बहुत सारी और समस्याएं होती हैं। अ, अ, उसका उसका उसको किसी से प्यार भी होता है, जो कि उसको फिर धोखा मिल जाता है, तो उस टाइप के बहुत सारी जो सिचुएशन, बहुत सारा शोषण होता है। पर इस पूरे दौरान वो रात के क्लासेस करके पढ़ना सीखती है और सिलाई मशीन का प्रयोग करके कपड़े सिलना सीखती है। अच्छा, जब पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट दो चीज करके फिर धीमे 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 वो तरक्की करती है, और कुछ समय के बाद वो अपना एक बेसिकली कपड़ों की दुकान खोलती है, उसके बाद फिर उसको एक ऐसा साथी मिल जाता है जिससे जो कि उसकी पढ़ाई का आदर करता है, उसका सम्मान करता है, और उसकी शादी हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी सिंपला मांते मरिया की। अच्छा, सिंपला मांते मरिया था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि पेरू में ही नहीं, आसपास के और कई देशों में जो कि स्पेनिश लैंग्वेज बोलते थे, वो उनमें भी सिंपला मांते मरिया टीवी पे दिखाया जाने लगा। तो उन पे भी ये प्रोग्राम टीवी पे दिखाया जाने लगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो लोगों में बहुत से लोग जो क्लासेस होते हैं ना, जैसे नाइट क्लासेस हैं, जो काम, भाई भारत में भी ये चीज हो कि बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई अब तो मैं 50 साल का हो गया हूँ, या मैं 50 साल की हो गई हूँ, और अब पढ़ के मैं क्या करूंगी। मेरे ही परिवार में मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, नानी और दादी, तो जो महिलाएं थी वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ाया लिखा नहीं जाता था पहले, तो वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारी जो पिताजी की बहन थी, वो सिर्फ क्लास 6 तक पढ़ी थी, जबकि हमारे पिताजी और उनके भाई दोनों लोग इंजीनियर थे। तो तो ये जो एजुकेशन वाला जो चीज था, ये इन्होंने देखा कि सिंपला मांते मरिया के बाद बड़ा बड़ा इंटरेस्ट बना लोगों में पढ़ाई के प्रति। इवन वो लोग जो कि ज्यादा उम्र के थे। अच्छा, सिलाई मशीनें जो थी, ऐसा बोलते हैं लोग कि सिलाई मशीनों की बिक्री बढ़ गई उस पूरे एरिया में। तो बहुत से लोग सिलाई मशीनें खरीदने लगे उस शो के प्रभाव से, और मशीनें प्रयोग करने लगे, सिलाई सीखने लगे। सो इसको देख के एक मेक्सिकन प्रोड्यूसर थे, मिगेल सबीदो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि इसका भाई क्या रूल है, किस तरह से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले आइडियाज, भाई देखिए, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, बहुत सारे ये जो आइडियाज हैं, उसके अलावा जो एक और चीज भी, और जो हमारे ख्याल से भारत में भी बड़ी समस्या है, कि जो आपके घरों पे काम करते हैं, जो उनके प्रति जो बर्ताव है, जो जैसे आपके नौकर हैं या सफाई करने वाले हैं या बाई हैं, तो उनके प्रति जो आदर की भावना है, उनके प्रति लोगों का व्यवहार है, वो उसमें थोड़ी सी जागरूकता आई। तो लोग बोलते थे अच्छा भाई ठीक है, ये लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, पर काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं या इनका शोषण कर सकते हैं या इनको गंदे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे, मतलब तो सोचिए, एक शो से
इतनी ज्यादा सामाजिक चेतना आने लगी। अच्छा, तो मिगेल सबिदो ने देखा, उन्होंने बोला कि भाई अच्छा ये क्यों इतना, लाइक क्या ऐसी चीजें हैं, किस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है कि ये इतना सक्सेसफुल हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो इस तरह की प्रोग्रामिंग हम जनरेट कर सकते हैं। तो रूल्स उन्होंने बोले कि अच्छा, तो एक चीज तो ये है कि जो आपका हीरो होता है, जो अच्छे कैरेक्टर्स कर हेल्प होते हैं, वो अच्छा बिहेवियर करते हैं और उनके साथ अच्छा होता है। तो जो दर्शक हैं वो देखते हैं कि अच्छा अगर हमें ये अच्छा जीवन चाहिए तो हमें अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मरिया के केस में था कि मरिया भले ही बहुत गरीब थी, बहुत ही अनपढ़ थी, पर वो आई और उन्होंने सिलाई सीखी, स्किल डेवलप किया, उन्होंने पढ़ाई की और और साथ में काम करती नहीं, पर उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और उसकी वजह से उनका जीवन अच्छा हुआ। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी सभी ने बोला भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा व्यवहार करेंगे, बुरे एक्शन करेंगे तो आपके साथ बुरा हो। ठीक है। तो ये बेसिकली स्टीरियोटाइप आर्केटाइप टाइप के जो आइडियाज थे। अच्छा देखिए, और ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं था, ये भारतीय समाज में कभी से है ये आइडिया। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मान लीजिए रामायण आप देख लीजिए, तो आपका रावण है, जितने भी दानव हैं, शूर्पणखा है, ये लोग बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे कि शूर्पणखा जो है कि भाई एक शादीशुदा आदमी के ऊपर को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है। अच्छा, उनके साथ बुरी चीज होती है। रावण जो है वो ऐसी महिला के चक्कर में वो पढ़ते हैं जिसपे उनका कोई अधिकार नहीं है, वो अपहरण कर लेते हैं। इतना विद्वान आदमी होते हुए भी गलत काम उन्होंने किया और इसीलिए उनके साथ बुरा हुआ। जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो जैसे रामचंद्र हैं या जितने भी और आपके कैरेक्टर्स हैं, सुग्रीव हैं, या हनुमान जी हैं, या और भी हैं, जैसे जो आपके अलग 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 तबकों से, तो जो अच्छा काम करते हैं, जो धर्म का साथ देते हैं, उनके साथ अंत में अच्छा ही होता है, भले ही उनको बहुत सारे समस्याओं से गुजरना पड़े। सो जो जो बड़ा बेसिक्स आइडिया है वो ये था कि जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो अच्छे बिहेवियर्स हैं, उनके साथ अच्छे आउटकम जोड़ें, और जो खराब बिहेवियर्स हैं उनके साथ खराब आउटकम्स जोड़ें। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं थी, पर इसको मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में, मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा था। अच्छा, तो वसंत साठे जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे हमारे ख्याल से 70 के दशक में, वो साउथ अमेरिका में उनको इसके बारे में पता चला और हमारे ख्याल से वो साउथ अमेरिका में शायद एक दौरे पे गए, तो किसी विजिट पे गए और उनको पता चला इस शो के बारे में कि भाई ये जो एंटरटेनमेंट एजुकेशन वाला आइडिया है कि मास कम्युनिकेशन को यूज करके, मास कम्युनिकेशन के माध्यमों को के माध्यम जो है टेलीविजन है और रेडियो है, इनको शिक्षा के, जन शिक्षा के लिए यूज करना, ये बहुत सफल हो रहा है कुछ देशों में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, और और वसंत साठे कहाँ, नासिक से थे, तो तो वसंत साठे जो थे वो वापस भारत आए और वसंत साठे ने बोला कि भाई ऐसा है कि क्यों ना हम लोग भी एक प्रोग्राम चालू किया जाए टेलीविजन पे। और मनोहर श्याम जोशी थे शायद, हाँ, तो उन्होंने भारत में उन्होंने हमारे ख्याल से मनोहर श्याम जोशी थे, तो एक हिंदी साहित्यकार थे, तो उनसे उन्होंने बोला कि देखिए इसके तरीके से कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। तो एक प्रोग्राम बना और वो प्रोग्राम बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था हम लोग। आप लोगों को शायद जो अभी जो नई जनरेशन के, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको शायद नहीं मालूम हो, पर जब हम लोग आया था हमारे ख्याल से 80 के दशक में, अर्ली 80s में, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। अच्छा, हम लोग का फॉर्मेट देखिए, वो बहुत मजेदार फॉर्मेट था। तो उसमें क्या था कि आपका एक परिवार है और बड़े शहर में है, उसमें जो पिता है वो शराबी है, वो पत्नी के साथ कभी कभी गुस्सा भी होता है। तो एक एक परिवार था जिसमें कि पिता है, माता है
और कुछ बेटियां हैं, और हमारे ख्याल से 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। और उनके जीवन की कहानी के थ्रू हाँ, सी सो हाँ, तो प्रोफेसर जोशी ने बताया कि पीसी जोशी जो थे सॉफ्टवेयर कमेटी के, वो शायद ब्राजील गए थे। तो ये जो कहानी थी, तो इसमें इन्होंने ये लगाया कि अच्छा, तो अब जैसे लड़कियों के जो जीवन के जो लड़कियों का जीवन था, उनकी जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि मान लीजिए कि एक लड़की काम करना चाहती है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप काम नहीं कर सकते, या उसमें समस्याएं हो रही हैं। कोई लड़की ज्यादा पढ़ना चाहती है, उसमें समस्याएं हो रही हैं। जो पिताजी हैं वो शराबी हैं, उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही हैं। तो ये जो बहुत सारे इश्यूज थे, इनको उन्होंने उठाया। अच्छा, पर एक जो सवाल था, वो सवाल ये था कि भाई अब हमें कैसे पता चले कि जो जनता है, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, उसको समझ रही है। तो उसके लिए क्या होता था कि शो के बाद में एक छोटी सी क्लिप रखते थे। उसमें अशोक कुमार, जो कि जो परिवार में बड़े की तरह से देखे जा सकते थे, या अशोक कुमार काफी जानी मानी हस्ती भी थे उस समय, तो वो आके फिर समझाते थे कि इस परिवार में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जो मैसेजेस थे, जो लेसन्स थे, उनके बारे में बात करते थे। तो तो जो हम लोग था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट एफर्ट था। अच्छा, बहुत सारे इवैल्यूएशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोग बोलते हैं भाई चलिए कुछ हद तक सफल भी हुआ, कुछ लोग बोलते हैं भाई कुछ हद तक सफल नहीं भी हुआ, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जो कल्चर वाली जो बात थी, उसमें कुछ चीजें मिस हो गई। तो जैसे कि भाई उसमें लोग बोलते थे कि जो माँ है, वो सबका दुर्व्यवहार सहती है। और भारतीय समाज में, भारतीय परिवारों में बड़ा कॉमन भी था कि पता लगा उनके पिताजी भी उसके साथ गुस्सा हो रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत भाव नहीं दे रही हैं, माँ जो है वो गृहिणी है, उनके पास अपनी कमाई नहीं है, सो बच्चे भी बहुत आदर नहीं करते हैं। तो इस तरह का चीज था। तो उनको लगा था कि जब लोग इस तरह का देखेंगे, तो जो लाइक जो ट्रेडिशनल आपका एंटरटेनमेंट एजुकेशन वाला मॉडल था, उसमें लोग सोचते थे कि अच्छा, अब अगर लोग इस तरह से देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, जो गृहिणियों को ये तो गलत है, और गृहिणियों को जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई और होनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उस तरह के जो आइडियाज हैं वो कुछ आएंगे, और हो सकता है थोड़ा सा और और स्ट्रांग होना चाहिए अपने परिवार वालों के प्रति। वो जो सारी चीजें आएंगी, वो होगा। परंतु अच्छा, ये देखिए, ये फिर आपका भारतीय संस्कृति वाली कहानी आ गई। तो पर जो समाज था, जो थोड़ा रिसर्च हुआ, उसमें लोग बोलते हैं कि समाज ने माँ का जो चरित्र था, उसको, माँ का जो कैरेक्टर था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और उन्होंने बोला कि देखिए, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के त्यागों की वजह से, या इन्हीं की सैक्रिफाइसेस की वजह से जो परिवार है वो जुड़ा रह गया। तो रिमेम्बर, वो जो समय था, उस समय आपका 80s वगैरह में भारत का जो जॉइंट फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली की तरफ भी ट्रांजिशन हो रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं उसमें भी आ रही थी। भाई हमारे ही गांव में हमारी जो जॉइंट फैमिली थी, उसमें हमारे ख्याल से 30-40 लोग रहते होंगे एक घर में। उसके बाद फिर बंटवारे हुए, लोग अलग अलग घरों में रहने लगे। तो हमारे ख्याल से वो एक जो समस्या थी, वो लोगों ने अज्यूम नहीं की थी। तो जो माँ थी, उनको लोगों ने बोला भाई इन्होंने तो परिवार को साथ में रखा। सो एनीवे, सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि बताते हैं कि किस तरह से जो इंटरटेनमेंट एजुकेशन का प्रयोग किया गया समाज में जागरूकता के लिए। अच्छा, अब देखिए, आज के समय में बहुत सारी और चीजें हैं, और मैं देखता हूँ कि बहुत बार आपका जो भारतीय प्रोग्राम है, और इवन मूवीज हैं, उनमें ये इंटरटेनमेंट एजुकेशन वाले आइडियाज लगाए जाते हैं। जैसे कि आपकी कितनी सारी मूवीज थी, एक जो कि, और अलग अलग भाषाओं में, और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि बहुत सारी ऐसा सिनेमा है जो कि हिंदी या बॉलीवुड ने उठाया, जो कि किसी और भाषा में पहले आया, और उन्होंने उस पर काम किया। फिर बॉलीवुड ने देखा कि अच्छा, ये आइडिया देखिए अच्छा चला है, तो इसको हम पूरे देश के लिए, तो रीमेक टाइप का या इंस्पिरेशन टाइप का जो आइडिया है, तो
जैसे आपका सैनिटेशन पे कई पिक्चरें बनी, एक हिंदी पिक्चर हमें याद है, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा या शौचालय एक प्रेम कथा, तो इस तरह का अक्षय कुमार की थी। अच्छा, उसी तरह की एक पिक्चर थी जो कि सैनिटेशन, सैनिटरी नैपकिन्स के यूज पे आई थी। तो इस तरह से बहुत सारे जो सामाजिक समस्याएं थी, उनको एंटरटेनमेंट के माध्यम से डिस्कस करना, जो आपका जातीय हिंसा है उसके ऊपर काफी सारी सिनेमा आने लगा है आजकल, या आपका पढ़ाई की समस्या, कि महिलाओं का काम करना है, महिलाओं की पढ़ाई है, स्वतंत्र महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, उनका जीवन कैसे होगा, उसके ऊपर किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, उस तरह के इश्यूज पे भी काफी पिक्चरें आने लगी। तो ये जो सारे सिनेमा है, ये बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल्स की तरफ आपको ले जाते हैं। तो ये होना चालू हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पर जो बेसिक आइडिया वो ये कि इवन अगर आप पढ़े लिखे भी हो, आप हाईली एजुकेटेड, कोई चीज आपको कहानी के तरह से बताई जाती है, तो आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। आप उसको सुनेंगे ध्यान से, आप उसको समझेंगे ध्यान से, और साथ में आप एंटरटेन भी हो। तो ये जो एंटरटेनमेंट एजुकेशन का पोटेंशियल है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आज के जमाने में क्या हुआ, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो देखिए, जो मेरा जीवन था भारत में, तो एक आधा टाइम तो आपका जो मार्केट खुलने से पहले, तो जो आपका जो सोशलिस्ट मॉडल वाला इंडिया था 1990 तक, और उसके बाद फिर आपका मार्केट खुला तो एकदम ही बदल हो गया। सब सिचुएशन ही बदल गई, आपके पास खूब सारे प्रोग्राम्स हो गए, इंटरनेट आ गया। आज की डेट में तो आपको बहुत सारी चीजों में आपका कुछ पश्चिमी देशों और भारत के बीच में बहुत अंतर है ही नहीं। तो जैसे आज के समय में आपका इंटरनेट का जो दौर आया, वो बड़ा पावरफुल दौर रहा। उससे लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करने लगे लोग, यूट्यूब से टिकटॉक तो अब बैन हो गया, पर ये सब बहुत ही बड़े माध्यम बने, और उससे एंटरटेनमेंट एजुकेशन को और भी बड़ा बूस्ट मिला। पर देखिए, ये भी था कि अच्छा कंटेंट बना तो बुरा कंटेंट भी बना, तो वो सब तो हुआ ही। पर पर जो माध्यम थे, ये जो नए माध्यम थे, इन्होंने इंटरटेनमेंट एजुकेशन को सिर्फ मास कम्युनिकेशन से हटा के बाहर और माध्यमों तक भी ले आया। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसमें ये भी हुआ कि फिर आपका जो यूजर है, आप खुद ही अपना कंटेंट बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब भारतीय क्लासरूम्स में, इंडियन क्लासरूम्स में, आपको स्टूडेंट्स को कंटेंट, छोटे वीडियो बनाने की ट्रेनिंग या ये सब भी देना अब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हैं जिसमें कि जो हमारे छात्र हैं वो लोगों तक ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंच पाते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से बातें कर पाते हैं। तो बेसिकली द आइडिया इज कि आपका जो मास कम्युनिकेशन है या एंटरटेनमेंट एजुकेशन, जो शुरू में टीवी और रेडियो जो मेन चैनल्स माने जाते थे, आज के समय में और बहुत सारा जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, अब टिकटॉक तो नहीं रहा, पर और बहुत सारे माध्यमों तक पहुंच गया है। तो हमारे ख्याल से हमारा समय अब यहाँ पे खत्म होता है, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। पर अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों का, सभी सीनियर प्रोफेसर्स का, वीसी सर का, जो आपने हमें इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जतिन श्रीवास्तव जी, आपने बड़े ही सहज तरीके से चिरंतन विकास के संबंधित जटिल प्रश्नों पर रोशनी डाली। भारतीय परिवेश में किस तरह एक सवाल पूछना था सर को। ओके सर। जतिन सर, अभी आपने बताया वसंत साठे जी का उदाहरण दिया आपने, और उस हम लोग के बारे में बताया आपने, लेकिन अभी तो जो शोध आपने टीवी पे आ रहे हैं वो पूरे अमेरिका से लिए जाते हैं, और वो सभी बुरे शो है, फियर फाइल,
या हाँ बिग सर। बॉस ऐसे शो है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ सर, देखिए ये अब देखिए, अब उस समय हम लोग के समय में जो सोशलिस्ट मॉडल वाली चीज थी कि आपका, अगर आपको याद हो कि टेलीविजन में एक ही चैनल, शुरू में तो सिर्फ दूरदर्शन रहता था, मेट्रो भी नहीं था। तो उसमें ये था कि आपने एक चीज बनाया तो सब तक पहुंच सकता है, और हमारे ख्याल से उससे जो गवर्नमेंट का जो पहुंच थी वो बहुत ज्यादा हो सकती थी, पर उस समय उतना टेलीविजन भी नहीं था। आज के समय में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका केबल की वजह से, अच्छा बहुत जो आपने बोला कि बहुत सारे शोज हैं, तो जैसे कि आपका बिग बॉस है, और बहुत लाइक अभी ये सिर्फ बिग बॉस ही नहीं है, मैं भी मुझे भी मतलब ये सब शोज के बारे में लोग बात करते हैं कभी कभी। ऐसे शोज हैं जिसमें कि फैमिलीज लड़ाई कर रही हैं, ऐसे शोज हैं जिसमें कि जो आपका मानवता का जो सबसे गिरी हुई, जो सबसे हीन गतिविधियां हैं वो दिखाई जा रही हैं। जो हमें लगता है सर वो ये है कि अ, अब आज के समय में हमारा नागरिक थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र है, थोड़ा ज्यादा ऑप्शन है उनके पास मीडिया कंज्यूमर्स की तरीके से। सो अच्छा, जब आप फ्रीडम देते हैं, जब फ्रीडम लोगों को मिलती है तो अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। जैसे इंटरनेट के साथ आप देख रहे हैं कि इंटरनेट में कुछ लोग बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट की वजह से हम अमेरिका में बैठ के, आप शोलापुर में बैठे हैं और हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। पर अ, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं। तो हमारे ख्याल से जो फिर अंत में जो बात आती है ये आती है कि जो जनता है वो कैसे निर्णय करती है, कि उसे क्या देखना है, किस तरह के प्रोग्राम्स को सफल बनाना है। और उसके लिए मुझे लगता है कि आज के समय में, क्योंकि जनता के पास इतने ऑप्शंस हैं, इतनी चॉइसेस हैं, जो मीडिया लिटरेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। कि अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो जनता है ये भेड़ बकरी है या इसको समझ में नहीं आता है, तो हम तो सरकार उसके लिए फैसला करेगी। हमारे ख्याल से अब हम उस मॉडल में पहुंच चुके हैं जहां पे हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये जनता है, ये अपना फैसला खुद खुद कर सकते हैं। अगर ये ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जो कि गलत वैल्यूज या गलत विचारधाराओं को या ऐसी विचारधाराओं को दिखाते हैं जो कि हमारे समाज के साथ में बहुत जुड़ती नहीं है, तो तो उनको अपना निर्णय करने का अधिकार है कि वो सोच सकते हैं कि भाई ये जो सांस्कृतिक तरीका है या ये सही नहीं है। अब देखिए, ये जो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है भी कि जो हर तरीके का कंटेंट है वो जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, भले ही उनको देखती हो। जैसे कि मीडिया वायलेंस पे बड़ा काम हुआ ना, जिसमें लोग बोलते हैं कि देखिए मीडिया में इतनी, फिल्मों में इतना हिंसा दिखाई जाती है, पर जनता इंटरटेन होती है, पर जनता खुद हिंसक नहीं होती है फिल्म के वायलेंस से। तो उस तरह की बातें भी हैं। पर हमारे ख्याल से सर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब नागरिक के पास शक्ति है, जब नागरिक के पास चॉइस है, तो नागरिक के का शिक्षण भी होना चाहिए या उसको एजुकेटेड भी होना चाहिए कि किस तरीके से उस चॉइस का प्रयोग किया जाए। और आज का समय सोशल मीडिया का समय है, व्हाट्सएप का समय है, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि जो मीडिया लिटरेसी की शिक्षा है वो बहुत अर्ली एज से हो जानी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे वो चालू हो जानी चाहिए। तो ये मतलब मेरा मानना है सर। जो आज के समय में कंटेंट सेंसर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप और कंटेंट सेंसर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब लोग चालू करते हैं तो जो सेंसरशिप की बातें जो चालू होती हैं वो शुरू जहां से होती हैं वो तो आपको याद रहता है, पर वो खत्म ऐसी जगह पे होती हैं बहुत बार जहां पे कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा कंटेंट जो कि नहीं सेंसर होना चाहिए वो भी सेंसर होने लगता है। सो सो मीडिया लिटरेसी है सर वो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से फैक्टर है। और प्रोफेसर जोशी का सवाल है, हाउ कैन वी डील विद द फर्स्ट गोल थ्रू मास मीडिया, दैट इज रिमूविंग पॉवर्टी, व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया इन लास्ट 10 years। तो सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, जो गरीबी की समस्या है, और
बहुत सारे जो नए प्रोग्राम्स चले हैं उनके बारे में बातें, तो बहुत सारे जो स्पेसिफिक चीजें सरकारों ने की हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह टाइप के आइडियाज थे, या आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जो पेंशन योजना, जो बहुत सारी गवर्नमेंट ने चीजें की हैं, उज्ज्वला योजना, तो बहुत सारी चीजें की हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पर एक जो चीज है सर, ये कि जो ये आइडिया है कि अगर लोग शिक्षित हों, अगर लोग जागरूक हों, अगर लोग स्किल्स डेवलप करें, तो उनको खुद पॉवर्टी से उठने में मदद हो सकती है। तो वो एक रास्ता है, और हमारे ख्याल से जो बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यमों को उस तरीके से यूज किया गया। अच्छा, ये भी देखिए, और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ये टीवी और रेडियो और यूट्यूब ही नहीं, इंटरनेट भी है। तो अब सोचिए कि जैसे आप बैंकिंग कर सकते हैं, यह जो सरकारी योजनाओं से किसानों के या लोगों के अकाउंट्स में पैसा डायरेक्टली आ सकता है, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन का माध्यम ही है, बट एक डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन है। तो जिसने की चीजों को थोड़ा सा, और तो खास तौर से जो भारत में एक समय हमारे ख्याल से राजीव गांधी ने बोला था कि अगर 16 रुपए चलते हैं सरकार से, तो फिर आम आदमी तक 1 ही रुपया पहुंचता है। तो जो करप्शन का, जो पैसे की हेर फेर वाले जो समस्या थी, वो भी ये कम्युनिकेशन मीडियम्स ने थोड़ा सा एड्रेस किया है। तो सर, पॉवर्टी तो बहुत ही जटिल समस्या है, पर पर बहुत सारा काम जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो पॉवर्टी डायरेक्टली उन्होंने नहीं फोकस किया, पर आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो आप पॉवर्टी एड्रेस करेंगे, आप हेल्थ पे फोकस करेंगे तब आप पॉवर्टी एड्रेस करेंगे, आप फोकस करेंगे डावरी पे या उस तरह की समस्याओं पे, आप फैमिली प्लानिंग पे फोकस करेंगे तब आप पॉवर्टी एड्रेस करेंगे। तो हमारे ख्याल से सर, बहुत सारी जो चीजें हुई हैं अलग अलग दिशाओं में, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो गरीबी के साथ की लड़ाई है, उनको उन्होंने अफेक्ट किया है। और बहुत बार सरकारें सक्षम रही हैं, बहुत बार सरकारें फेल भी हुई हैं, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो बहुत यूजफुल नहीं भी सिद्ध हुई हैं। सो मैं सर इतना ही बोलना चाहूंगा। जो इंडिविजुअल स्कीम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस पे मैं बहुत फोकस इंडिया में मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहा हूं, पर जो बड़ी धाराएं हैं, जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं, वो तो मतलब वो जो बड़े स्ट्रोक्स हैं उनको इस तरह से देखा जा सकता है, मुझे लगता है। और सफल भी हुई है, मतलब हमने भारत में बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर भी आए हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या है एक्चुअली। पोलियो, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अब दिखती ही नहीं है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है सर कि लखनऊ में खासतौर से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी थी उस समय, आपका हर बरसात का सीजन आपका जुलाई में चालू होता था। तो डायरिया, कॉलरा, कंजंक्टिवाइटिस, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियां बहुत ही कॉमनली आती थी। पोलियो तो इतना कॉमन था कि आप गांव में चले जाइए तो हर जगह आपको, हर दूसरे परिवार में आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसको की पोलियो है। आज के समाज, आज के टाइम में बहुत सारी वो जो समस्याएं हैं वो एड्रेस हो गई हैं। तो यही तो, पर ये बहुत लंबी यात्रा है सर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि कि तो जो हमारे देश की साइज है, और हमारे देश की जो जिस तरीके से जो डाइवर्सिटी है, जिस तरह से अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, सब अंत में पॉवर्टी की तरफ ही जाते हैं। तो ये, इसके साथ ही मैं ये जवाब अपना खत्म करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि मैंने इसको कुछ हद तक एड्रेस किया। थैंक यू।